डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड सब्जेक्ट कोड 2002 में यूनिट नंबर 1 वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंग प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है इसके बारे में हम देख सकते हैं। प्रगामी तरंगे वे तरंगे हैं जो किसी माध्यम में एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ती है। ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम में एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़े तो वो तरंग प्रगामी तरंग कहलाती है। इन तरंगों में जो माध्यम के सारे कण हैं वो अपनी जो मीन पोजीशन है, जो माध्य स्थिति है, उसके इर्द गिर्द कंपन करते हैं, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण क्योंकि सरल आवर्ती कर रहे हैं तो उनके आयाम और आवृत्ति की बात कर सकते हैं। तो सभी कणों का आयाम समान होगा और सभी कणों की आवृत्ति भी समान होगी, अर्थात प्रगामी तरंगों में माध्यम के समस्त कण सरल आवर्त गति करेंगे अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द। उन सभी कणों का आयाम, एम्पलीट्यूड एवं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक समान होगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है प्रोग्रेसिव वेव के लिए वो यह है कि इन तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। मींस प्रोग्रेसिव वेव की हेल्प से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है जिसके माध्यम से आप प्रोग्रेसिव वेव को समझ सकते हैं। यहाँ तरंग की गति की दिशा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बताई गई है। ये देखिए आप, धनात्मक एक्स की दिशा में ये गति की दिशा हमको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये विस्थापन जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश दिया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि हम विस्थापन को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ठीक है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करेगा। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जब कंपन करेगा तो अधिकतम विस्थापन उसका माध्य स्थिति से कितना होगा वह आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है, ये कण O पर स्थित कण और B पर स्थित कण दोनों माध्य स्थिति में है, लेकिन दोनों जो है वह समान कला में है। क्यों? क्योंकि दोनों की माध्य स्थिति से जो कंपन की दिशा है वह धनात्मक जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें रहेगी, इसलिए ये दोनों कण समान कला में कहलाएंगे। ये दोनों कण वो हैं जो कि समान कला में भी हैं और निकटतम भी है, तो इनके मध्य की दूरी जो है वह तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा कहलाती है। दो निकटतम कण जो कि समान कला में हो उनके मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहलाती है। ये दोनों निकटतम कण हैं जो कि समान कला में, तो इनके मध्य कलांतर शून्य नहीं होगा, ये कलांतर 2 पाई होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और ए के मध्य जो कलांतर है वह पाई होगा। ओ पर स्थित कण और ए पर स्थित कण परस्पर विपरीत कला में है, अपोजिट फेज में है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा। इसी प्रकार से ए और बी के बीच में भी फेज डिफरेंस पाई होगा। अब यहां पर हम ये कहें कि लैम्डा दूरी से पृथक दो कण हैं O और B पर स्थित, इनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, अतः इकाई दूरी से पृथक कणों के मध्य फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तरंग दैर्ध्य लैम्डा दूरी से पृथक दो कणों के मध्य कलांतर फेज डिफरेंस बराबर कितना है 2 पाई। अतः इकाई दूरी से पृथक इन दोनों कणों के मध्य कलांतर कितना रहेगा 2 पाई बाई लैम्डा, और ये हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक भी कहलाता है। अब इकाई दूरी से पृथक कणों के मध्य कलांतर 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां पर ये देखिए आप O और P इनके बीच में दूरी कितनी है x, अतः O और P के मध्य जो कलांतर रहेगा वह रहेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। मैं रिपीट करूं, इकाई दूरी से पृथक कणों के मध्य कलांतर 2 पाई बाई लैम्डा, अतः x दूरी से पृथक x डिस्टेंस से सेपरेटेड टू पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये फेज डिफरेंस होगा O और P के बीच में। यहाँ पर ये ध्यान रखें क्योंकि तरंग इस दिशा से आ रही है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है, अतः मूल बिंदु O को विक्षोभ डिस्टर्बेंस सबसे पहले मिलेगा और उसके बाद P वाले कण को मिलेगा, फिर A को, फिर B को, इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में बढ़ते जाएंगे तो उनको विक्षोभ जो है वह बाद में मिलेगा, पहले O अर्थात मूल बिंदु वाले कण को मिल रहा है। ठीक है, हाँ ये देखिए, माना कोई तरंग बिंदु O से दाईं ओर v वेग से गतिशील है। ये तरंग
मूल बिंदु से दाईं ओर राइट साइड में कितने v वेग से गतिशील है। ठीक है, बिंदु O के दाईं ओर के कणों को कुछ समय बाद विक्षोभ प्राप्त होते हैं। पहले किसको मिलेगा? O पर स्थित कण को, फिर इसके बाद किसको मिलेगा? दाईं ओर के कणों को मिलता जाएगा। यहां पर जो कण मैंने स्पेसिफाई किया उसमें P को उसके बाद मिलेगा, O के बाद, फिर A को O और P दोनों के बाद मिलेगा, फिर B पर स्थित कण को O, P और A पर स्थित कणों के बाद मिलेगा, और C पर इन सभी कणों के बाद उसको विक्षोभ मिलेगा, डिस्टर्बेंस मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कण है हमारे, ये फेज में पीछे होंगे, बाकी के कण O से फेज में पीछे होंगे, इस कारण इनकी गति जो है पश्चगामी होती है। अब मूल बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन समीकरण मुझे चाहिए, क्योंकि कण सरलावर्त गति कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन तो इस प्रकार की रहेगी, y बराबर a sin ओमेगा t। लेकिन O बिंदु से x दूरी पर स्थित कण जो है P, O और P के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5, और P फेज में पीछे है, तो P के लिए यहां इक्वेशन क्या रह जाएगी? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 5। ठीक है, तो इस प्रकार से फाई का मान हम पहले निकाल चुके हैं कि O और P के बीच में जो कण है उनके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये फाई की जगह हम 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स रख देंगे, जैसा यहां पर बताया गया। कोई चीज रिपीट कीजिए, फाई O व P के मध्य कणों के मध्य कलांतर है, चूंकि बिंदु P O से x दूरी पर है तथा लैम्डा दूरी पर कणों के मध्य कलांतर 2 पाई होता है, इसलिए x दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये फाई का मान अपन यहां रख देंगे, तो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब ये 2 पाई बाई लैम्डा प्रोपोगेशन कांस्टेंट है k, ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट k है, तो मैंने इसको यहां पर k लिख दिया। तो इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को और एक रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये तो है कोणीय आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के रूप में, ये है कोणीय आवृत्ति और संचरण नियतांक प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, अब इसको देखिए, अब अपन ने इसको इस प्रकार से भी लिखा है, तो यहां पर क्या देख सकते हैं अपन कि a sin, ये देखिए 2 पाई, अब ये v बाई लेमडा आएगा, v बाई लेमडा कितना होगा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और फिर 2 पाई f वो कोणीय आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी हो गया। ठीक है, और ये 2 पाई बाई लेमडा अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और 2 पाई बाई लेमडा अगेन के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको मैं इस रूप में या इसको इस रूप में लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से हमारे पास तरंग की समीकरण जो है वो है प्रगामी तरंग की समीकरण y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स, या a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, या a sin ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, अब यदि एक तरंग ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति करे तो उसकी समीकरण क्या होगी? देखिए, बहुत सिंपल चीज है, अपने पास धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति करने वाली तरंग की समीकरण है। अब जब ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग गति करेगी तो जो P पर स्थित कण है उसको विस्थापन या विक्षोभ पहले मिलेगा। जो P पर स्थित कण है, अब देखिए अगर तरंग इस दिशा से आ रही है तो P पर स्थित कण को विक्षोभ पहले मिलेगा और O पर जो कण है उसको विक्षोभ बाद में मिलेगा। अतः P बिंदु पर जो कण है वह कला में O से आगे होगा। अतः इसकी जब समीकरण अपन लिखेंगे P पर स्थित कण की विस्थापन की, तो वहां पर y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, a sin ओमेगा t प्लस फाई आएगा, बस और कोई चीज नहीं होगा। तो ये माइनस की जगह यहां पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तरंग ऋणात्मक अक्ष की अनुदिश गति करती है तो उसकी समीकरण में केवल यहां पर चेंज आ जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई तरंग एक्स अक्ष की अनुदिश गति करे तो उसकी समीकरण होगी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। अब प्लस साइन कब आएगा? जब तरंग नेगेटिव एक्स अक्ष की अनुदिश गति करे। माइनस साइन कब आएगा? जबकि तरंग पॉजिटिव एक्स अक्ष की अनुदिश या धनात्मक एक्स अक्ष की अनुदिश गति करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की अनुदिश ट्रेवल करने वाली जो वेव है उसकी इक्वेशन अपन ने लिख ली है। ठीक है, अब आगे अपन देखिए कण का वेग, ये विस्थापन की समीकरण हमारे पास है। कण का वेग मुझे चाहिए तो विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन कर दें। वी शुड डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जो y की इक्वेशन है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी कण का वेग मिल जाएगा। v बराबर dy बाई dt, y कितना है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, यहाँ पर रख दीजिए y की जगह a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, अवकलन कर दीजिए उसका, तो अवकलन करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। यहां पर यह स्पष्ट है कि कण का वेग तरंग वेग से अलग है।
ये कण का वेग है, ये ध्यान रखें, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी से अलग होती है। पार्टिकल वेलोसिटी टाइम और पोजीशन दोनों पर निर्भर करती है। कण का वेग कण की समय और कण की स्थिति दोनों पर निर्भर करेगी। पोजीशन एंड टाइम दोनों पर डिपेंड करेगी। अलग अलग टाइम पर या अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी कण की वेग अलग अलग होगी, जबकि वेव वेलोसिटी तरंग वेग जो है वह कांस्टेंट होता है, माध्यम पर निर्भर करता है। दिए गए माध्यम के लिए तरंग का वेग कांस्टेंट नियत होगा। अब इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि v का मान अधिकतम कब होगा। v का मान अधिकतम तब होगा जब ये कोसाइन फंक्शन हमारा अधिकतम हो, और कोसाइन फंक्शन की अधिकतम मान जो होती है 1 होती है। तो v का अधिकतम मान हो जाएगा a इंटू ओमेगा इंटू 1 अर्थात a ओमेगा। हम यह कह सकते हैं कि जो कण है जो कि सरलावर्त गति कर रहे हैं उनका वेग 0 से उनके अधिकतम मान ओमेगा a के मध्य परिवर्तित होता रहेगा। तो यहां पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कण का वेग तो समय के साथ साथ चेंज होगा, 0 से उसके अधिकतम मान के मध्य परिवर्तित होता रहेगा, जबकि तरंग का वेग नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखें आगे कण का त्वरण। तो वेग की समीकरण हमारे पास है, अभी अपन ने निकाली है, उसको हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। त्वरण को मैंने स्मॉल f से लिखा है, स्मॉल f बराबर dv बाई dt, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो dv बाई dt v की समीकरण अपने पास है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको अवकलन कर देंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और ओमेगा टी का वापस ओमेगा होगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर दीजिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा विस्थापन। तो इस प्रकार से त्वरण को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ स्मॉल एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि ये जो कण का त्वरण प्राप्त हो रहा है यह विस्थापन के समानुपाती, प्रोपोर्शनल और अपोजिट डायरेक्शन में अर्थात विपरीत दिशा में है, और यही सरलावर्त गति की आवश्यक शर्त भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कण जो है वह सरलावर्त गति कर रहे हैं, क्योंकि कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती और विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार से प्रोग्रेसिव वेव की बात अपन ने यहां पर की। अब हम बात करते हैं अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव्स की। दो प्रगामी तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हो, माध्यम में एक साथ एक ही रेखा के अनुदेश लेकिन परस्पर विपरीत दिशा में संचरित हो, तो उनके अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण संभव नहीं होता है। इस प्रकार की तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। स्टेशनरी वेव्स जैसा नाम से स्पष्ट है, स्टेशनरी, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, दो प्रोग्रेसिव वेव होंगी हमारे पास, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, एक ही लाइन के अलोंग मूव करेगी, एक ही मीडियम में एक साथ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर पॉजिटिव एक्सिस से अलोंग जा रही है तो दूसरी नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आएगी, तो उनके बीच में जो सुपरपोजिशन होगा, जो अध्यारोपण होगा, तो उससे जो परिणामी तरंग बनेगी वह ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं कर पाएगी, और इसलिए इसे अपन स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अप्रगामी तरंग में तरंग या ऊर्जा किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी, अपितु माध्यम की जो निश्चित सीमाएं हैं, जो डेफिनेट लिमिट्स हैं, उनके बीच में ही रहेगी। अप्रगामी तरंगों के बनने के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड मीडियम का होना जरूरी है, बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, अप्रगामी तरंगों का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि स्टेशनरी वेव्स कब बनेगी? जब दो प्रगामी तरंग, एक आयाम समान, तरंग समान, वेग समान, ठीक है, आवृत्ति समान। अब ये तरंगे एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही, धनात्मक अक्ष की दिशा में, तो उसकी समीकरण तो हो जाएगी y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो नेगेटिव एक्सिस के अलग ट्रेवल कर रही है उसकी समीकरण होनी चाहिए y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्लस और माइनस साइन आया है ये डिपेंड करता है कि तरंग जो है वह किस प्रकार से परावर्तित हो रही है, किस सिरे से परावर्तित हो रही है। अगर तरंग जो है वो दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है तो ऐसी स्थिति में यदि तरंग शंख के रूप में जा रही है तो आते समय गर्त के रूप, परावर्तित तरंग गर्त के रूप में, शंख गर्त के रूप में, गर्त शंख के रूप में, अर्थात क्रेस्ट ट्रफ के रूप में, ट्रफ क्रेस्ट के रूप में ट्रेवल करेगा। हम ये कह सकते हैं कि परावर्तित तरंग और आपतित तरंग में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का रहेगा। तो यहां पर इक्वेशन जो परावर्तित तरंग की उसकी इक्वेशन हो जानी चाहिए a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो y2 की समीकरण आएगी वो माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखें कि जो परावर्तित तरंग है
उसकी समीकरण में यहाँ पर प्लस और माइनस साइन दोनों में से एक साइन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्लस साइन तब, माइनस साइन तो तब आएगा जब तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित हो, और प्लस साइन तब आएगा जब तरंग जो है वह जो फ्री एलिमेंट है, जो हमारा खुला सिरा है उससे परावर्तित हो। ठीक है, खुले सिरे से परावर्तित होने पर प्लस साइन और दृढ़ सिरे से परावर्तित होने पर माइनस साइन। और ये प्लस साइन क्यों आया है? क्योंकि तरंग नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। अब दोनों समीकरण हमारे पास है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमारे पास है, तो उससे परिणामी तरंग की समीकरण निकाल सकते हैं। परिणामी तरंग रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर y1 प्लस y2, ये y1 और ये y2। ठीक है, अब ये y1 में से ऐसे a कॉमन आ गया है दोनों में से, तो जाएगा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक चीज आएगी दोनों में से। ठीक है, जैसे a sin ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है, sin ओमेगा टी कॉस के एक्स, तो जब प्लस साइन लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2a cos के एक्स sin ओमेगा टी, और जब माइनस साइन लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2a sin के एक्स cos ओमेगा टी। अब ये परिणामी तरंग अर्थात जो हमारी अप्रगामी तरंग उसकी समीकरण है। अब यहां पर ये ध्यान रखें कि अप्रगामी तरंग में भी माध्यम के कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं, क्योंकि उनका विस्थापन जो है वो साइन या कोसाइन का फलन है, फंक्शन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है, ये जो फैक्टर है ये क्या कहलाता है? तरंग का आयाम कहलाता है। ठीक है, ये आयाम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, नियतांक नहीं है। जैसे ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, हमने कहा था सभी कणों का आयाम यहाँ पर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कि कणों का आयाम जो है वो अलग अलग है। ये किस पर निर्भर करता है? एक्स पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग स्थान पर जो कण हैं उनके लिए आयाम का मान जो है वो अलग अलग होगा। अर्थात अप्रगामी तरंग में जो माध्यम के कण हैं वह विभिन्न आयामों के साथ गति करेंगे, अलग अलग कणों का आयाम जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो तरंग समीकरण आ रही है, आयाम का मान दूरी x पर निर्भर करता है। मैं r बराबर 2a sin kx को लेकर चल रहा हूं, आप 2a cos kx को भी लेकर के कर सकते हैं। r बराबर 2a sin kx मैंने लिया है, k की वैल्यू 2π/λ, ये मैंने यहाँ रख दी, k की वैल्यू 2π/λ। अब अप्रगामी तरंग के लिए आयाम का मान अपन देखें, अगर मैं x = 0 रख दूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो r बराबर 0। ठीक है, अर्थात आयाम का मान 0 होगा कब? x = 0 पर। अब अगर x बराबर λ/2 हो, λ/2 दूरी पर स्थित कण का क्या होगा? तो λ/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई, साइन पाई भी 0, तो r बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से लैम्डा रखेंगे तो 2π/λ × लैम्डा, तो ये 2π, साइन 2π ये भी 0। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अप्रगामी तरंग में जो कण है अगर वो इन स्थितियों पर है, जिन कणों की बात करें x = 0, λ/2, लैम्डा, इन कणों का आयाम जो है वो 0 होगा, अर्थात अधिकतम विस्थापन 0 होगा। अधिकतम विस्थापन 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये कण सरल आवर्त गति नहीं करेंगे। तो माध्यम में के कुछ कण ऐसे होंगे अप्रगामी तरंग में जो कि सरल आवर्त गति नहीं करेंगे। ये कण जिन बिंदुओं पर स्थित है उन बिंदुओं को अपन निष्पन्द या नोड कहेंगे। अब आप देख सकते हैं अप्रगामी तरंग के आयाम का मान x = λ/4। अब x = λ/4 रख दीजिए, तो ये जाएगा sin π/2, sin π/2 अधिकतम 1, तो r का मान अधिकतम हो जाएगा 2a। तो इस प्रकार से ये देखिए λ/4 पर जो है वो आयाम अधिकतम होगा कण का, इसे बिंदु को प्रस्पंद कहेंगे। 3λ/4 लेंगे तब भी यही आएगा, 5λ/4 लेंगे तब भी आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अप्रगामी तरंग में कुछ कण ऐसे होंगे कि जिनका विस्थापन अधिकतम रहेगा, अपने आसपास के जो कण हैं उन सबसे अधिकतम रहेगा। ठीक है, और कुछ कण ऐसे होंगे जिनका विस्थापन हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रगामी तरंगों में क्या बनेंगे? निष्पन्द और प्रस्पंद बनेंगे। ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर t = 0 पर ये दो तरंगे, देखिए जो लाल रंग से बताई गई है ये पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, और जो नीले रंग से बताई गई है ये नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। ठीक है, t = 0 पर लाल और नीली तरंग दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, अर्थात इस कण का आयाम पहली तरंग के कारण दूसरे तरंग के कारण बराबर बराबर है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम हो जाएगा। इस कण का आयाम दोनों के लिए 0 है, तो परिणामी तरंग का आयाम भी 0 होगा। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीन रंग से बताई गई है ये परिणामी तरंग है। ठीक है, अब t = t/4 आवर्त काल के चौथे भाग में क्या होगा? चौथे भाग में क्या होगा? ये तरंग 1/4 भाग इधर जा चुकी होगी, ये तरंग भी 1/4 इधर आ चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखिए आप, पहली तरंग के कारण विस्थापन धनात्मक अधिकतम,
दूसरी तरंग का विस्थापन ऋणात्मक अधिकतम, तो इस कण का विस्थापन परिणामी विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे चाहे कोई सा भी कण आप लें, सबका विस्थापन शून्य है, अर्थात T/4 पर सभी कण जो है वह माध्य स्थिति में रहेंगे, इनका विस्थापन शून्य होगा। T/2 पर इसका उल्टा फिगर देख सकते हैं, क्योंकि आधी वेव आगे जा चुकी होगी दोनों तरह से। इसी प्रकार से 3T/4 पर जो आएगा वो T/4 का उल्टा आएगा, और T कैपिटल T पर ये रिपीट हो जाएगी T=0 वाली स्थिति। मेरा जो कहने का महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि O पर स्थित कण को देखें। T=0 समय पर विस्थापन शून्य, T/4 समय पर विस्थापन शून्य, T/2 समय पर विस्थापन शून्य, 3T/4 समय पर विस्थापन शून्य और कैपिटल T समय पर विस्थापन शून्य, अर्थात ये बिंदु निष्पन्द है, नोड है। ठीक है, आप इस बिंदु को ले लीजिए, ये बिंदु भी नोड है, सभी समय पर विस्थापन इसके शून्य है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कुछ कण ऐसे होंगे जिनका विस्थापन हर समय शून्य होगा, अर्थात ये कण सरल आवर्त गति नहीं करेंगे, ये निष्पन्द होंगे। तो ये निष्पन्द है, ये भी निष्पन्द है, ये कण भी निष्पन्द है, ये कण भी निष्पन्द है, इस प्रकार से इन कणों को अपन निष्पन्द कहेंगे। अब प्रस्पंद को देख लीजिए, तो इस कण को देखिए, इसका विस्थापन यहाँ पर अधिकतम, इस कण का विस्थापन शून्य है, लेकिन सभी का शून्य इसलिए इसका भी शून्य है। ठीक है, इस कण का विस्थापन T/2 पर अधिकतम, इस पर 0 और इस पर वापस अधिकतम। तो इस कण का जो विस्थापन है अपने आसपास के कणों की तुलना में अधिकतम है या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर शून्य है तो सबके बराबर है। ठीक है, ये चीजें, इन कणों का अपन प्रस्पंद या एंटीनोड कहेंगे। ठीक है, अब ये बिंदु एंटीनोड है, इस बिंदु को ले लीजिए, ये भी एंटीनोड होगा, ये भी एंटीनोड होगा, ये भी एंटीनोड होगा, ये भी एंटीनोड होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माध्यम के कुछ कण ऐसे होंगे जिनका विस्थापन अधिकतम, तो वो प्रस्पंद कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि निष्पन्द और प्रस्पंद एकांतर क्रम से बनेंगे। ये निष्पन्द, ये प्रस्पंद, ये निष्पन्द, ये प्रस्पंद, ये निष्पन्द, ये प्रस्पंद। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच में एक निष्पन्द होगा। ये दो क्रमागत प्रस्पंद, एक और ये दो, इनके बीच में ये निष्पन्द, दो क्रमागत निष्पन्दों के बीच में एक प्रस्पंद होगा। तो यहां पर मैं कह सकते हैं कि निष्पन्द और प्रस्पंद एकांतर क्रम में बनते हैं, नोड्स एंड एंटीनोड्स जो है वो अल्टरनेटिवली बनते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर निष्पन्द और प्रस्पंद की परिभाषा आपको दी गई है। निष्पन्द अप्रगामी तरंग की विशेषता है कि इसमें माध्यम के कुछ बिंदुओं पर स्थित कण स्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं, अर्थात उनका विस्थापन सदैव शून्य होता है। इन बिंदुओं को निष्पन्द कहते हैं। प्रस्पंद, इसके विपरीत माध्यम के कुछ अन्य बिंदु पर स्थित कण ऐसे होते हैं कि उनका विस्थापन सदैव अन्य बिंदुओं पर स्थित कणों के विस्थापन की अपेक्षा अधिकतम या उसके बराबर होता है। ऐसे बिंदुओं को प्रस्पंद या एंटीनोड कहते हैं। अब अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं, जो चीज अपन पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पर अपन ने विशेषताओं के रूप में लिखा है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं बताएं। तो अप्रगामी तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, अर्थात इससे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरा बिंदु, माध्यम के कुछ कण सदैव अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, अर्थात उनका विस्थापन हमेशा शून्य होता है, इन्हें निष्पन्द कहते हैं। माध्यम के कुछ कण का विस्थापन हमेशा अधिकतम होता है, उन्हें प्रस्पंद कहते हैं। माध्यम में निष्पन्द और प्रस्पंद एकांतर क्रम से बनते हैं। अब देखिए 5वां नंबर, दो निकटतम निष्पन्दों या दो निकटतम प्रस्पंदों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य की आधी अर्थात λ/2 होती है। यह चित्र से आप देख सकते हैं और समीकरण से भी देख सकते हैं। दो क्रमागत निष्पन्द, ये देखिए इनके बीच की दूरी λ/2 - 0, या दो क्रमागत निष्पन्द, इनके बीच की दूरी λ - λ/2 अर्थात λ/2 तरंगदैर्ध्य की आधी। दो क्रमागत प्रस्पंद, दूरी 3λ/4 - λ/4 λ2/2, 5λ/4 - 3λ/4 दैट इज λ/2। तो गणितीय विश्लेषण से भी अपन ने देख लिया कि दो क्रमागत प्रस्पंदों या निष्पन्दों के मध्य की दूरी λ/2 तरंगदैर्ध्य की आधी होती है। ठीक है, चित्र से भी देख सकते हैं। दो क्रमागत निष्पन्द, ये और ये निष्पन्द है, इनके बीच की दूरी देख सकते हैं तरंगदैर्ध्य की आधी λ/2। दो क्रमागत प्रस्पंद ले लीजिए, ये बिंदु और ये बिंदु, इनके बीच की दूरी भी तरंगदैर्ध्य की आधी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो क्रमागत निष्पन्दों या प्रस्पंदों के मध्य की दूरी अपनी तरंगदैर्ध्य की आधी होगी, λ/2 होगी। ठीक है, अब निकटतम स्थित एक निष्पन्द और प्रस्पंद के बीच की दूरी, क्योंकि हमने बात की दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य की दूरी λ/2 या दो क्रमागत निष्पन्दों के मध्य की दूरी λ/2, और निष्पन्द प्रस्पंद एकांतर क्रम में बनते हैं। तो निष्पन्द कब आएगा? जब बीच में प्रस्पंद होगा। तो निष्पन्द और प्रस्पंद के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य की चौथाई अर्थात λ/4 होगी। गणितीय विश्लेषण से भी देख लीजिएगा और चित्र से भी देख लीजिएगा। अब ये देखिए 0 पर, अगर मैं x अक्ष की बात करूं तो 0 पर तो क्या हो गया? निष्पन्द,
लैम्डा बाई 4 पर प्रस्पन, लैम्डा बाई 2 पर निष्पन्न, 3 लैम्डा बाई 4 पर प्रस्पन, लैम्डा पर निष्पन्न, 5 लैम्डा बाई 4 पर प्रस्पन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0 लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस आ जाएगी किसमें, एक निष्पन्न और प्रस्पन के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, चित्र से भी देख सकते हैं, चित्र से देखिए यहां पर क्या बना है, प्रस्पंद, और यहां बना है निष्पन्न। तो प्रस्पंद और निष्पन्न के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होगी, तरंग दैर्ध्य के 1/4 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर है 7वां बिंदु, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य की कणों की कला समान होती है। ये कण साथ साथ गति करते हुए अपने अधिकतम मान पर विस्थापन की स्थिति में एक साथ पहुंचते हैं, हमारी स्थिति में भी एक साथ पहुंचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य के कणों की कला। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखें, चित्र के माध्यम से देखें, ये चित्र दो क्रमागत निष्पंद ये रहे, इनके बीच की कणों की कला कैसी है वो देख सकते हैं। ये दो क्रमागत निष्पंद है, इनके बीच की कणों की कला सबकी पॉजिटिव है, अर्थात ये सभी कण अपने एक निश्चित समय पर इनके विस्थापन सबका एक साथ अपना अधिकतम होगा, एक साथ ही वापस ये माध्य स्थिति पर आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य के कण एक समान कला में गति करेंगे। ये धनात्मक दिशा में, ये निष्पंद और ये निष्पंद ले लूं तो इनके मध्य के कण सभी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। इसका मतलब ये सभी कण जो है वो समान कला में गति कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि एक निष्पंद के दोनों ओर के कण, ये निष्पंद है, इसके दोनों ओर के कण ले लीजिए। ठीक है, इसके दोनों ओर के कण, इधर वाले कण धनात्मक विस्थापन है, इधर वाले कणों का विस्थापन ऋणात्मक है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि एक ही निष्पंद के दोनों ओर के जो कण हैं वो परस्पर विपरीत कला में अपोजिट फेज में ट्रेवल करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य के कण समान कला में गति करेंगे, जबकि एक ही निष्पंद के दोनों ओर के कण जो है वो परस्पर विपरीत कला में गति करेंगे। समान कला में गति करने का मतलब ये कि इन सभी कणों का विस्थापन एक साथ शून्य होगा, अर्थात सभी मध्य स्थिति में होंगे एक साथ, या एक ही समय पर सबका विस्थापन अधिकतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज अप्रगामी तरंगों की विशेषताओं के बारे में बात की है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।